तो जैसा कि हेल्थ एंड वेलनेस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और दो चार रिमेनिंग हैं वो टॉपिक वो हैं जिनमें से एक आध BCQ या MCQs आ जाता है एग्जाम्स में। लेकिन उसके बाद जो ये हेल्दी पीपल 2010-2020 की जो रिसर्चेज हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आ जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये हेल्दी पीपल 2020 हमारा हेल्थ एंड वेलनेस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देख लो, लाजमी है। अब इसमें क्या है कि हेल्दी पीपल कोई एक बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, ग्रुप के बारे में बात नहीं हो रही, एक प्रोग्राम था नेशन वाइड जिसको किसने जो प्रोग्राम का गोल ये था कि वो बीमारी जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू या दो चार तहफ़्फ़ुज़ या प्रिकॉशन करके या ख़ुद को बचा के थोड़े से परहेज़ करके, तो उनसे जो है वो हम बचा लें अपनी आवाम को। तो ये किसका प्रोग्राम था? ये यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने इसको जो है वो टेक ओवर कर लिया था। लेकिन सबसे पहले 1979 में कंसेंसस उन्होंने मतलब एक रिसर्च की थी, जिस तरह हमारे पास सेंसस वाले आते हैं तो कंसेंसस उनके पास जो है वो साइंटिस्ट के पास आ रहा था। एक रिसर्च आ रही थी कि भाई हमारी आवाम के अंदर जो बीमारियाँ हैं वो वाली बीमारियाँ बढ़ रही हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं। मतलब आपको अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप जाएंगे वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस और HIV और एड्स वगैरह जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा इन्फ्लुएंजा बुखार वगैरह में वो कॉमनली पड़े हुए रहते हैं। तो अब उन्होंने देखा, जब उनके पास कंसेंसस आया कि भाई ये तो वो बीमारियाँ जिनसे हम बचा सकते हैं अपनी आवाम को, और हमारे पास इतने क्या कहना चाहिए कि इतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ भी हैं हमारे पास, और हमारे पास फैसिलिटीज़, मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, फैसिलिटीज़ भी हैं कि हम इससे बचा सकते हैं। तो अब बाद में तो इस प्रोग्राम को जो है वो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स के इस डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। सबसे पहले 1979 में आया था ये। अच्छा, उससे पहले ये किसने दिया था ये प्रोग्राम, यानी ये क्या कहना चाहिए गोल, ये आइडिया, ये नज़रिया किसने दिया था? हेल्दी पीपल प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर DU, यानी DU ने जो है सबसे पहले जो है ना ये आइडिया दिया था कि हमें इस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। अब इनका जो फर्स्ट इशू था, मतलब इन्होंने जिस चीज़ को देखकर इन्होंने ये रिसर्च और ये हेल्दी पीपल प्रोग्राम जो इनिशिएट किया था वो ये था कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, आने वाले 10 सालों में प्लान बनाया था उन्होंने, ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ बजट बनता है। तो उस पर उन्होंने देखा कि यार हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट जो है वो डिजीज़ पर जा रहा है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पर जा रहा है, लोगों की सेहत पर जा रहा है, तो उसके क्या इश्यूज़ हैं। जब उन्होंने उसको देखा और रिसर्च की तो पता चला कि मतलब हमारे पास जो ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है हॉस्पिटल में वो उन लोगों का आ रहा है और उन डिजीज़ का आ रहा है, और हमारा खर्चा उन चीज़ों पर हो रहा है जिनको कम पैसे लगाकर थोड़ी सी प्रिवेंशन के साथ बचाया जा सकता है और हमारा इतना अमाउंट भी बच सकता है। तो फिर उन्होंने आने वाले 10 साल के लिए एक प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से हम कंट्रोलेबल हेल्थ रिस्क पर काम कर सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक टारगेट। अब हेल्दी पीपल 2010 वाज डेवलप थ्रू अ बोर्ड, एक बोर्ड ने इसको तश्कील दिया था। अब ऑब्वियसली जब कोई प्रोग्राम बनता है तो एक पूरा बोर्ड जो है उसको डिज़ाइन करता है। अब इस बोर्ड के जो है 2 गोल्स थे, एक तो ये था कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर सेहत डालें, यानी इंक्रीज़ क्वालिटी एंड ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, यानी सेहत भरी ज़िंदगी होनी चाहिए और उसकी उम्र लंबी होनी चाहिए, और उसके अंदर से हेल्थ डिस्पैरिटी सारी कम करनी है, यानी वो चीज़ें जो आपकी सेहत को ख़राब कर सकती हैं। अब की फ़ीचर क्या आते हैं हेल्दी पीपल प्रोग्राम के कि भाई एक ऐसी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे हमें हेल्थ का प्रमोशन भी हो जाए और हेल्थ और डिज़ीज़ से प्रिवेंशन भी हो जाए, यानी एक छतरी के नीचे आप हेल्थ का प्रमोशन भी कर दें और डिज़ीज़ से प्रिवेंशन के लिए सारी गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर दें। और ऐसा ट्रैकिंग डेटा हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें आउटकम्स फ़ौरन पता चलते रहें कि अच्छा हमने इस शहर में ये चीज़ इंप्लीमेंट की थी तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, वो डेटा हमारे पास पहुँचता रहे फ़ौरन कि भाई यहाँ पर इतनी वैक्सीनेशन हो गई हैं, यहाँ पर इतनी कैंपेन्स हो गई हैं, उसका ये रिज़ल्ट आ रहा है। गाइड्स नेशनल रिसर्च प्रोग्राम प्लानिंग एंड पॉलिसी एफर्ट्स प्रमोट, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो इनके पास डेटा आता रहता है उसके साथ ये क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती रहती हैं कोलैबोरेट करके, और जो डिजीज़ प्रिवेंट होती जा रही हैं ना, और जो हेल्थ प्रमोशन के लिए खर्चा हो रहा है वो बताते जाते हैं, और उसको वो अमाउंट उनको कहाँ से मिलता रहता है, वो अमाउंट उनको हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट देता रहता है कि भाई आपने हमें हमारी आवाम को डिजीज़ से बचाया है, ये इन पे खर्चा होना था, इसका कुछ अमाउंट आप रख ले जो आपने कैंपेन वगैरह की हैं। अब इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन एट नेशन वाइड लेवल। अब सीन ये कि भाई इन्होंने कुछ ग्रुप बनाकर भेजे, कैंपेन्स बनाकर भेज दी। अब नेशन वाइड हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी प्रायोरिटीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है कि हर इलाके में प्रायोरिटीज़ सेम नहीं होंगी। कहीं पे अगर गंदा पानी है तो वहाँ पर जाके वो लोग हवा वाली कैंपेन नहीं करेंगे कि आपके माहौल हवा में जो है आलूदगी है फलाना, वहाँ पर पानी के लिहाज से कैंपेन होगी। तो वो देखेंगे, मतलब इनका काम ये है इम्पॉर्टेंट बेसिक के हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन एट नेशन वाइड लेवल, कि नेशन वाइड लेवल पर नेशन के हिसाब से कितने एरियाज़ में हेल्थ प्रायोरिटीज़ में कहाँ पर कौन सा ऐसा ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहाँ पर पानी का इशू ज़्यादा है, कहाँ पर हवा का इशू ज़्यादा है, कहाँ पर लैंड एंड रिसोर्सेज का मसला है, कहाँ पे खाने का मसला है।
तो वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और फिर उसको सॉल्व करने के लिए, उस मसले को, भाई मसला पता किया है अभी, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या प्रायोरिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में काम करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई हमें पॉलिसीज़ को भी स्ट्रेंथन करना है और अपने बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स को भी साथ लेके चलना है। जब आप बहुत सारे सेक्टर्स को साथ लेके चलते हैं ना, तो एक मतलब 4-5 मुख्तलिफ सोच के अफराद को साथ लेके चलें तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स को साथ लेके चलने की बात हो रही है, तो हमें पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ता है ताकि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स को अपने साथ लेके चलें, क्योंकि एक सेक्टर मिलकर कोई काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई हमें जो है वो अपनी आवाम में से जो डिज़ीज़ ख़त्म करनी है, और तो अकेले जो बेचारे हेल्थ वर्कर हैं वो तो नहीं काम कर सकते सारे, वो हॉस्पिटल भी जाएंगे, उनको डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो स्कूल्स भी जाएंगे, उनको टीचर से बात करनी पड़ेगी, वो कॉलेजेस भी जाएंगे, वो फैक्ट्रीज़ में भी जाएंगे लोगों से बात करने के लिए। तो हमें मल्टीपल सेक्टर्स की हेल्प चाहिए होगी, और उसके लिए हमारे पास एविडेंट नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को दिखाएं, ताकि जब लोग देखें तो वो बोलें कि हाँ यार ये डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें जो इफेक्ट होता है। मेन गोल क्या है इनका, जो हमने पीछे पढ़ा था और ये दोबारा रिपीट हो रहा है और आखिर में दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि डिट्टो ये लिखा हुआ आता है और एमसीक्यू होता है कि हेल्दी पीपल 2010 एंड 2020 के क्या गोल्स थे। इंक्रीज़ क्वालिटी एंड ईयर्स ऑफ हेल्थी लाइफ, ज़िंदगी की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है और ज़िंदगी में साल ऐड करने हैं, वो साल जिसमें बीमारियां ना हो, इंजरीज़ ना हो, प्री मेच्योर डेथ रेट ना हो और हेल्थ जो है बेहतर हो। और दूसरा गोल क्या है कि जितनी भी चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए कोशिश हैं उन सबको रोक दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए उन सब चीज़ों को। सोशल और फिज़िकल एनवायरनमेंट, अच्छी और सोशल और फिज़िकल एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए सबके लिए। अच्छा, अगली चीज़ क्या थी कि हेल्दी पीपल 2020, अब हमने 2010 का भी देख रहे थे हम, तो 2020 का उनका क्या गोल था, मतलब 10 साल के लिए होता है ना, तो 2010 में जब जो प्रोग्राम आया था वो 2019 तक के लिए था, 2020 तक के लिए था, ठीक है, 2019 तक के लिए था। 2010 लगाएंगे ना तो 2010 से 2019 तक 10 साल पूरे हो जाते हैं। फिर हेल्दी पीपल 2020 के उन्होंने कुछ टॉपिक एरियाज़ देते हुए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें स्लाइड में जो वो डिस्कस करेंगे जिन पर काम हो चुका है। हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस, एडोलसेंस की हेल्थ, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड डिसऑर्डर, सेफ्टी, कैंसर, क्रोनिक किडनी डिजीज, जितनी बीमारी आप सोच सकते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बात है। डायबिटीज़, डिसेबिलिटी ऑफ हेल्थ, अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, एनवायरमेंटल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, फूड सेफ्टी, जिनोमिक्स, ग्लोबल हेल्थ। जिनोमिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे अगर हम काम करें तो 10 में से 9 मसलों को हल किया जा सकता है। भाई अगर कोई मसला है जो जीन्स के थ्रू आ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर का, और अगर हम उसके जिनोमिक्स को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें तो हमारे आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। ग्लोबल हेल्थ, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हेल्थ कम्युनिकेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हियरिंग एंड अदर सेंसिटिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, हेल्थ डिजीज एंड स्ट्रोक, HIV, इम्यूनाइजेशन, इंजरी, वायलेंस, लेस्बियन के बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर हेल्थ इश्यूज़, मैटरनल इन्फेंट, ये सारे आप पढ़ लेना। ये क्योंकि थोड़े से ना ये टॉपिक्स हैं, 42 के अराउंड टॉपिक्स हैं, इन पे उन्होंने जो है 2022 में काम करना था, जो 2030 तक जो है ख़त्म होगा। अभी टॉपिक एरियाज़ हैं जिनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा काम हो गया, टोबैको यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो गया है, और रिस्पायरेटरी डिजीज़ पर अभी तक नहीं हुआ, जिनोमिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो गया, कर रहे हैं वो, और HIV पे बहुत ज़्यादा काम जो उन्होंने कर लिया है। एडोलेसेंस हेल्थ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम अभी तक मुकम्मल कर लिया। जिन पे हो गया उनको जो हम आगे स्लाइड में कवर करते हैं, मैंने इनको फटाफट रीड इसलिए कर दिया। 42 टॉपिक्स हैं, आप सुनेंगे आपको याद वैसे भी नहीं रहेंगे, आपको बस जो बीमारी जहन में आएगा उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन बीमारी सुनने में आती है उसी को ही अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। जिनोमिक्स क्या है कि हमें जीन का फंक्शन एनालाइज करना होता है। अगर हम किसी का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम एनालाइज कर लें तो हम हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और हार्म को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ ली है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जीनोम देख लें या जीन देख लें, जीन थेरेपी देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। जीन थेरेपी की छोटी सी वीडियो है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, 10 में से मैंने अभी जो आपसे बात की कि 10 में से 9 लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ है उनको जो है वो ये ठीक कर सकता है, यानी निपटा सकता है। यानी वो रीज़न 10 में से 9 रीज़न जिससे आपकी डेथ हो सकती थी वो 9 ख़त्म कर देगा, एक बचेगा, उसकी खैर देखी जाएगी, आगे स्टडीज़ में कवर हो जाएगा। अब एडोलेसेंस हेल्थ का ही सीन है कि बच्चे थोड़े से जब बड़े होने लगते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, ऑब्वियसली पेरेंट्स उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तो इसका क्या था, तो इसमें एडोलेसेंस हेल्थ में हमारा गोल क्या होता है, 2010 हेल्दी पीपल का गोल ये था कि हेल्थ डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए सेफ्टी के साथ, यंग अडल्ट की सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए और उनकी हेल्थ डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उनकी एक्टिविटी बंद कर दें, बाहर मत जाओ, खेलना कूदना बंद कर दें, ये सब उनकी सेफ्टी का हमने ख्याल रखना। उसके लिए हमने बताया था कि हमने उनकी फैमिली को जब इन्फॉर्म करना होता है कि अपने बच्चों का इस तरीके से ख्याल रखें। बीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजिकल बिहेवियरल पैटर्न ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो है आपकी फैमिली के अंदर बच्चा जो है देख कर जो सीखता है उसका बिहेवियरल पैटर्न जो बनता है
वो ही डिसाइड करता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में वो हेल्दी लाइफ जीने वाला है या वो हेल्थ रिस्क पर रहेगा। ठीक है, तो हमें अगर उस पर काम कर लेते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर के 20-25 साल को सिक्योर कर लेते हैं, छोटी उम्र से अगर बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स जो है वो आ जाए। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इसी के अंदर जो है वो क्रिटिकल ट्रांसलेशन पीरियड्स होते हैं, जिसके अंदर प्यूबर्टी आ रही होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लोग बच्चे जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी हेल्थ और डेवलपमेंट के लिहाज से। तो अगर इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन बढ़ा दें और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा अपना गोल सेट कर लें तो हम आने वाले 10 से 20 साल को जो है वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उसका विजन दे सकते हैं। स्लीप हेल्थ हमारी आवाम को, मुंबई हो या इंडिया हो, हमारे पास यहाँ पे आवाम को पता नहीं है कि भाई दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। हमारे यहाँ पर आवाम जो है वो रात को जागती है और दिन में सोती है, जिसकी वजह से जो हमारा ह्यूमन सर्कल, जो ह्यूमन फिज़ोलॉजिकल क्या कहना चाहिए कि फिज़ोलॉजिकल चेंजेस है ना, वो आ रहे होते हैं। वो काम जो सूरज की रोशनी के अंदर हमारी बॉडी कर रही होती है वो हमें फिर रात को करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेहत ख़राब चल रही होती है। तो हेल्थ के बारे में हमें अवेयरनेस देनी होती है, लोगों को बताना होता है कि अगर आपने मुकम्मल नींद हासिल नहीं की तो आपको नॉर्मल स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के अलावा आपको जो है वो काम से निकाल दिया जाएगा अगर आप वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई बंदा पागल होता है, आप सोचते हैं ना जिसको हम असल में पागल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, जो अपने आप में बातें करने वाले लोग और इस तरीके के, तो उनके अंदर अगर हम हिस्ट्री निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस बंदे की नींद पूरी नहीं होती थी और ये जो है ना एक्टिविटी ज़्यादा थी। तो वो लोग जो लोग अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं फ्यूचर में, चाहते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी अच्छी रहे, प्रमोशन भी हो, काम भी अच्छे से करें, तो कुछ और करें ना करें, जल्दी सोकर अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी ना करने से बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपको घेरने की पावर उनकी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके जीन्स के अंदर पागल होने के चांसेस नहीं है, अगर आपकी नींद ख़राब हो जाती है 70% चांसेस आ जाते हैं। 70% कोई कम नंबर नहीं है। अगर आप 2-3 दिन अपनी नींद रोक कर देख लें तो आप महसूस करेंगे कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, शदीद शोर है, कुछ भी आपकी बॉडी गिर रही है, बेहोश हो रही है। तो स्लीपिंग हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो हमें लोगों को गाइड करना पड़ता है कि अपनी नींद भी पूरी करें, अपने बच्चों की भी नींद थोड़ी जो है वो थोड़ी सी पूरी कर लें। लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं देख कर ही, मतलब बगैर ज़्यादा टेस्ट किए, कि अगला बंदा हेल्दी है या नहीं है। उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी देख के, वज़न देख के, टबैको यूज़ देख के, सब्सटेंस अब्यूज़ जिसको हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं, ड्रग यूज़ कहते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर देख के, मेंटल हेल्थ वो सोचता है किस तरीके से, उसके क्या ख्यालात हैं, किसी भी सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसको कितनी दफ़ा इंजरी हो चुकी है। अगर हम देखें पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर बच्चों के, कोई भी बच्चा देख लें 7 से लेकर 17 साल तक का, उनके सर पे या थोड़ी पर या चेहरे पर एक ना एक चोट का निशान लाजमी होता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एडोलेसेंस हेल्थ के कितने इश्यूज़ हैं कि हम बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। ठीक हो गया, इंजरी एंड वायलेंस, एनवायरमेंटल क्वालिटी, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि भाई हमारी आवाम को कितना पता है कि हमारे पास जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर जा सकते हैं, मुफ्त में मेडिसिन ले सकते हैं, यानी फैसिलिटीज़ से उनको आगाह करना है। अगर आपको अपने हुकूक ही नहीं पता होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ दे रही है, क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, तो आप अपना ख्याल किस तरीके से रखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी, अभी इसका हमारे पास गोल सबको पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, हमने इसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया, पिछले स्लाइड में भी कवर कर लिया, दोबारा से पढ़ लेते हैं। सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। भले किसी को क्रॉनिक डिजीज़ है या वो डिजेबल है, लेकिन अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उसकी सेहत लाजमी बेहतर होती है। उसके अंदर अर्ली डेथ के जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं, उसके अंदर कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के जो है रेट जो है वो कम हो जाते हैं, डायबिटीज़ 2, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर वगैरह, ये सब, डिप्रेशन, इन सब के चांसेस जो है वो 70 to 78% तक जो वो कम हो जाता है। यानी अगर आप फिज़िकल और अच्छा, वो लोग जो शदीद डिप्रेशन में जो भी मरने वाले हैं उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई काम नहीं कर पाती, लेकिन वो जो थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से या ऑफिस वर्क की वजह से या अपनी बिजी रूटीन की वजह से थोड़े से परेशान है, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी में चले जाते हैं तो उनको हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ों से निजात मिल जाती है और बॉडी जो है इस किस्म के हार्मोन सीक्रेट करती है कि वो डिप्रेशन से खुद ब खुद निकल जाता है। अगली चीज़ क्या है, टोबैको यूज़। अच्छा, रिड्यूस इलनेस, डिजेबिलिटी एंड हेल्थ रिलेटेड टू टोबैको यूज़ एंड सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। अच्छा, सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना एक दूसरे की सिगरेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की। तो HIV एड्स फैलने का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे पास ये भी आया था, अगर आवाम को इस बारे में समझ में आए तो टोबैको यूज़ वाला अब यहाँ पे इतना ये फोकस कर रहे हैं। आप देखें, ये अमेरिका की रिसर्च है, अमेरिका के अंदर भी टोबैको यूज़ होता है और वहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस भी इसलिए ज़्यादा पाया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे यहाँ लोग सिगरेट के अंदर तम्बाकू भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ कर रहे होते हैं, सिगार के अलावा भी। तो इससे रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटी होती हैं और हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं पीते, वो
पूरे के पूरे डब्बे 2-2 घंटे में निपटा देते हैं। तो लंग कैंसर होना तो बहुत कॉमन है उनके लिए। तो उनका गोल ये था कि भाई इसके रिगार्डिंग लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अगर थोड़ा समझा देंगे, उनको नॉलेज दे देंगे, ट्रेन कर देंगे, तो वो हार्ट डिजीज़, कैंसर, देखो हर जगह पे कैंसर, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जो है वो कॉमन आ रहा है हर एक बीमारी में। तो जहाँ पर भी आपको ये डिजीज़ दिखेंगी तो आप समझ जाएंगे 2020 के जो उनका जो प्रोग्राम है हेल्दी पीपल का, उसका ये गोल है। और क्योंकि ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, अब उन्होंने ये देखा कि यार यही हमारे पास डिजीज़ हैं जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रैफिक आ रहा है इसी के लिए आ रहा है। तो उन्होंने जब रिपोर्ट्स निकलवाई ना कि सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट किन बीमारियों के हैं, बीमारियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ आई हैं। एक टबैको यूज़ करता है, एक नहीं करता, एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, और सबको बीमारियाँ सेम हो रही हैं। तभी उन्होंने जो ये 2020 का कैंपेन प्रोग्राम जो है वो उन्होंने क्या कहना चाहिए कि इंट्रोड्यूस कराया था। सब्सटेंस अब्यूज़, अब इसका सीन ये था कि वो लोग जो ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होती है, उनके बच्चे भी जो है इफेक्ट होते हैं, और उनकी पूरी की पूरी फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। अब इसके अंदर वो खुद भी उनको फिज़िकली अब्यूज़ किया जा रहा होता है, वो लोग जो इन सब चीज़ों में पड़े हुए होते हैं। ठीक है। फ़िज़िकल मेंटल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा कॉस्टली जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा जिन बीमारियों पर खर्चा आता है वो आपके सब्सटेंस अब्यूज़ की बीमारियाँ हैं, जिनके अंदर कंट्रीब्यूटिंग टू कॉस्टली सोशल फिजिकल मेंटल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिनके अंदर टीनेज प्रेगनेंसी का क्या सीन है कि भाई वो लोग जो आपको ड्रग्स दे रहे होते हैं या अगर आप गलत मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो आपको फिर यूज़ भी करते हैं और अब्यूज़ भी करते हैं। HIV एड्स का प्रॉब्लम वेरी कॉमन, अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो HIV एड्स भी कॉमन होगा। STD, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, मोटर व्हीकल क्रैशेस, फिजिकल फाइट्स, क्राइम, वो लोग जो नशे ही होते हैं ना वो अपने घर में मारपीट लाजमी करते हैं, तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और नशे में गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट भी होंगे। मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा जो मैंने अभी बात की ना, ये स्लीप से रिलेटेड था ये, पर इसको अलग इसलिए बनाया स्लाइड को, हमारी मैम की स्लाइड है, मेरी स्लाइड नहीं है, मैम फायका यावर की, तो उन्होंने अलग थोड़ा सा इसको इसलिए बनाया है ताकि क्योंकि उन्होंने भी अलग लिखा था तो हम भी अलग लिख दें, लेकिन अगर आपके पास स्लीप का आ जाता है तो उस पर हम मेंटल हेल्थ का भी लिख सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ इंप्रूव करके हम क्या कर सकते हैं कि हम वो सर्विसेज जो हेल्थ रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड उनको बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा महंगा तबका जिस पे काम करने में और जिनको ठीक करने में, मतलब इनको ठीक करना नामुमकिन सा होता है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वालों को, जिस पे हमें काम करना है वो मेंटल हेल्थ का मसला है, सबसे बड़ा मसला। मेंटल डिसऑर्डर्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का सबसे कॉमन कॉज है हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ। ये वो वज़न है हमारे माशरे के लोगों पर, हमारे माशरे की क्या कहना चाहिए कि प्रोग्रेस पर, जो प्रोग्रेस होने नहीं देता। सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो होती हैं ना वो मेंटल इलनेस की वजह से ही होती हैं। यानी मेंटल इलनेस, अगर आप जहनी तौर पे बीमार हैं, ना अपना ख्याल रखेंगे, ना अपने इन्वायरमेंट का, ना अपने लोगों का, ना अपने लोगों की सेहत का। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटली इल हैं तो जब आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा होगा तो ना आप मेडिकेशन लेना चाह रहे होंगे, ना आप हमारी बात सुनना चाह रहे होंगे, ना आप उन चीज़ों पर अमल करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो हम इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यही कर सकते हैं कि भाई मेंटल इलनेस होने से पहले ही इसको रोक लें, क्योंकि अगर एक दफ़ा हो गई तो इसको फिर ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मुश्किल क्या, थोड़ा सा नामुमकिन ही समझ लें, क्योंकि फिर आपने बहुत कम ही ऐसे लोग देखे होंगे जो पागल होकर फिर नॉर्मल होकर वापस आए होते हैं। इंजरी एंड वायलेंस, मेन गोल ये था कि भाई जो अनइंटेंशनल इंजरीज़ है, अगर कोई जानबूझ के एक्सीडेंट कर रहा है उसका हम नहीं हाथ पकड़ के रोक सकते, लेकिन जो अनइंटेंशनल इंजरीज़ हैं, जो किसी टायर की वजह से हो गई, टायर के अंदर जो रेजिस्टेंस कम थी, या फिर अल्कोहल पी के जो वो चला रहे थे, या कोई भी ऐसा इशू था, तो अनइंटेंशनल इंजरीज़ और जो वायलेंसेस होते हैं उसको कम करने के लिए जो है वो जो करने का जो इनका गोल था कि किसी तरीके से हम सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस दे दें, ये पहुंचा दें कि आपने ड्राइविंग इस तरीके से करनी है, ये आपके ट्रैफिक रूल्स हैं, मारना पीटना नहीं है, ये हमारे पास एक्ट्स और लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको सज़ा हो सकती है अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो टॉप 15 किलर्स ऑफ अमेरिकन ऑफ ऑल एजेस, अमेरिकन के सबसे जो टॉप 15 किलर्स हैं जो हर एज और हर तबके को जो मार देते हैं, वो इंजरी और वायलेंस है। यानी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है या मारपीट या थोड़ी बहुत बहस हो जाती है तो वो इतने गर्म हो जाते हैं, बोतलें सर पे फोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। बियॉन्ड देयर इमीडिएट हेल्थ कंसिक्वेंसेज, इंजरी एंड वायलेंस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेलबींग ऑफ अमेरिकन। अच्छा, सबसे मतलब इमीडिएट हेल्थ कंसिक्वेंसेज बहुत सारे हैं वहाँ पर अमेरिका में ऑलरेडी, जो मैंने अभी पीछे हमने जो डिसाइड अभी रीड किया, हमने अभी डिस्कस किए, लाइक ट्यूमर डिस्कस किया, कैंसर वगैरह, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक हार्ट डिजीज़। उसके अलावा भी सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो अमेरिकन की वेलबींग पे जो चीज़ दे रही है वो इंजरी और वायलेंस है।
ठीक है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ और डिसेबिलिटी में जो है ज़िंदगी का ज़ाया हो जाना, कि भाई एक तो डिसेबिलिटी हो गई, दूसरा एक ज़िंदगी की बहुत कीमती साल डिसेबिलिटी में ज़ाया होगा, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ गया, मेंटल हेल्थ आ गई, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए। तो इसको कंट्रोल करके उन्होंने पीछे आने वाली 4 से 5 चीज़ों को कंट्रोल करने का उनका जो है गोल था, और गोल है जिस पे काम हो रहा है। मैंने कहा था हम उनको डिस्कस करेंगे जिन पे काम हो रहा है। एनवायरमेंटल क्वालिटी, प्रमोट हेल्थ फॉर ऑल थ्रू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के थ्रू सेहत को प्रमोट करना, यानी हमारे यहाँ पर जब हम आते जाते हुए जो सोप के और सर्फ के एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, उसकी जगह पर अगर आप ये देखें कि सफाई निस्फ़ ईमान है, या हाथ इस तरीके से धोने हैं, या अगर आप हाथ धोना भूल तो नहीं गए, या आपने मास्क लगाया है, इस तरीके के अगर बैनर्स लगे होंगे हमारे इन्वायरमेंट में, हम ये चीज़ें देख रहे होंगे, हम ये देखेंगे। जिस तरह अगर आप उम्रे पर कभी गए हों, आप देखते हैं सऊदी अरब में कोने कोने पर वो लोगों ने वो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी खुशबू के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका भी थोड़ा सा नाम भूल गई हूँ। तो वो हर जगह खुशबू के लिए वो उन्होंने कुछ लगाया हुआ होता है कि माहौल जो है वो थोड़ा सा खुशगवार सा रहे, खुशबू रहे उसमें। उन्होंने बाहर सैनिटाइजर्स रखे हुए होते हैं, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई हाथ जो है वो धो रहा होता है। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा प्रमोट कर दें तो एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाएगी, और वो बच्चे जो ये सब चीज़ें देख के बड़े होंगे तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके फॉर फादर्स जो फॉलो करते आ रहे थे। ह्यूमन इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली, ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली जो है कॉन्टैक्ट में रहता है। ये जो इंटरेक्शंस है उसकी लाइफ की क्वालिटी पे भी काम इफ़ेक्ट करती है, और वो कितनी लंबी ज़िंदगी जिएगा उस पर भी इफ़ेक्ट करती है, और वो कौन से असरात एनवायरनमेंट से ले सकता है उस चीज़ पर भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के कौन से जो है वो एलिमेंट्स हैं। आउटडोर एयर क्वालिटी, बाहर की हवा की क्वालिटी क्या है। सरफेस एंड ग्राउंड क्वालिटी, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, टॉक्सिक सब्सटेंस एंड हैज़ार्डस वेस्ट होम्स एंड कम्युनिटीज़। तो ये सब चीज़ें जो है एनवायरनमेंट क्वालिटीज़ में आती हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का बेसिक गोल ये था, कहाँ गई स्लाइड, ठीक है, बेसिक गोल ये था कि वो डिजीज़ जो हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू जिनसे हम प्रिवेंट करा सकते हैं ना, उन पे काम कर लें और लोगों को बचा लें। इंक्रीज इम्यूनाइजेशन रेट्स एंड रिड्यूस प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन डिजीज़, वो डिजीज़ इनको प्रिवेंट किया जा सकता है इम्यूनाइजेशन के रेट को बढ़ाकर उनसे जो बचा जा सके। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो लोग जो ज़्यादातर बीमार किन चीज़ से हो रहे थे, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, जो मैंने पीछे बात भी की थी, जबकि उनके पास इसका हल मौजूद था, फिर भी इसी से जो बीमार हो जाते ये बीमारियाँ उनको हो जाती। इसलिए उन्होंने जो है ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया कि भाई कुछ ऐसा करें जो इनसे बचें। एक्सेस टू हेल्थ, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ये हर मुल्क के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। टाइमली यूज़ ऑफ पर्सनल हेल्थ सर्विसेज टू अचीव द बेस्ट हेल्थ आउटकम्स। कोई बीमारी हो गई है, आप परेशान हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको ये देखना है कि आपके इलाके में कौन सा ऐसा सेंटर है जो आपको फ्री में दवाइयाँ देता है। इवन पाकिस्तान के अंदर हमारे एरिया में 5 से 6 सेंटर्स बने हुए हैं जो फ्री में दवाई दे रहे होते हैं, और वहाँ पर आपको वैक्सीन लग रही होती है। अब हमको पता ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है, वो डर रहे होते हैं कि मेडिसिन देंगे नहीं देंगे। हालांकि जब भी मैंने जिसको जाते हुए देखा वो मेडिसिन लेके आ रहे होते हैं। इस तरीके से हर मुल्क के अंदर फैमिली वेलफेयर सेंटर्स के अंदर भी आपको बुखार की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, वैसी कोई बात नहीं है, लोग जाकर देख नहीं रहे होते। तो हमें क्या करना है, लोगों को आगाह करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम उनका ये कहता है कि हमें लोगों को आगाह करना है कि आपके पास जितनी भी हेल्थ रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, प्रोवाइड की हुई हैं, या कोई वेलफेयर ही उसको चला रही है, तो आपने वक्त पे उनका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को जो है बचाना है। ठीक है, एक्सेस टू कम्प्रहेंसिव क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ, preventing and managing diseases, reduce unnecessary disability, premature death and achieving health quality of equity for all। अच्छा, अब हेल्दी पीपल 2020 का क्या मिशन था? 2010 का हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उस पर 2020 चल रहा है। आइडेंटिफाई नेशन वाइड हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज़। नेशन वाइड हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रायोरिटीज़ को समझना है और आइडेंटिफाई करना है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि वो अपनी बीमारी से बच सकें, डिसेबिलिटी से बच सकें, और उनको ये बताना है कि अगर आप सेहतमंद नहीं रहते तो ये फिर आगे आपके सामने चीज़ें, आपको इनसे गुजरना पड़ेगा। दूसरा कि वो हमने जो है गोल सेट करने हैं, मेजरेबल गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, यानी जिनको हम बाद में अहाता कर सकें कि भाई हमने इतने बंदे इस एरिया में भेजे थे, इतनी वैक्सीन इस एरिया में भेजी थी, इतनी हमारी टीम्स यहाँ पर गई थी, तो हमारे पास इतना फ़ायदा होना चाहिए, इतना फ़ायदा हुआ है। मेजरेबल गोल सेट करने हैं और फिर उन गोल्स पर काम करना है। मल्टीपल सेक्टर्स को एक साथ लेकर चलना है और अपनी पॉलिसीज़ को जो स्ट्रेंथन करना है। क्रिटिकल रिसर्च जो है वो देनी है, डेटा कलेक्शन करना है ताकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक साथ दे सकें। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।